अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, मैं हूँ मोहम्मद इब्राहिम आपके चैनल डायमेंशनल फिज़िक्स से। और स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 11 फिज़िक्स चैप्टर नंबर 6। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन टॉपिक है टर्मिनल वेलोसिटी। बच्चों, सबसे पहले तो मार्क कर लें, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। इससे अक्सर पेपर में MCQs पूछे जाते हैं, ठीक है, और शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, लेकिन ये लॉन्ग बहुत ज़्यादा रिपीट होता है। अब टर्मिनल वेलोसिटी होती क्या है? देखें, काले बादल आएंगे, आकर मी बरसाएंगे, हैं, ठीक है जी। अगर कोई क्लाउड्स हैं, उनसे अगर कोई रेन ड्रॉपलेट नीचे की तरफ गिर रहे हैं, ठीक है, तो होता ये है कि शुरू उनकी वेलोसिटी जो है, जब वो क्लाउड से निकलते हैं तो ज़ीरो होती है। जो नीचे जाते हैं तो वेलोसिटी बढ़ना शुरू हो जाती है, और नीचे जाते हैं तो वेलोसिटी बढ़ती है। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है। अब वो ये सारी बढ़ती कैसे है, शुरू में कम क्यों थी, बाद में कांस्टेंट कैसे हुई, वो सारी मैं बताऊंगा बातें। तो जब वो मैक्सिमम वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है, उसे ही हम कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। या हेलीकॉप्टर से पैराट्रॉपर्स, ठीक है जी, जंप करते हैं तो वो किस वेलोसिटी से गिरते हैं? टर्मिनल वेलोसिटी से गिरते हैं, ठीक है भाई। तो भाई ये टर्मिनल वेलोसिटी है क्या? तो सबसे पहले डिफ़ाइन करते हैं, फिर आपको डिटेल में समझाता हूँ कि टर्मिनल वेलोसिटी है क्या, फिर आएंगे रिलेशन की तरफ, रिलेशन ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी। तो टर्मिनल वेलोसिटी क्या है जी? द मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी, मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। कोई ऑब्जेक्ट अगर वर्टिकली डाउनवर्ड गिर रहा है तो उसकी मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी, जिस मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी से वो डाउनवर्ड गिर रहा है, उसे हम कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। यानी आप इसकी एग्जांपल लिख सकते हैं, वेलोसिटी अटेन बाय पैराट्रॉपर। तो अब चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। कंसीडर अ फॉग और वाटर ड्रॉपलेट फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, द ड्रैग फोर्स इंक्रीजेस एज द वेलोसिटी ऑफ ड्रॉप इंक्रीजेस। क्या कहते हैं भाई कि भाई बादल आए, निम्बस क्लाउड है, ठीक है, डार्क क्लाउड्स जिनसे बारिश हो रही है, एक रेन ड्रॉपलेट गिरता है। तो वो कहता है कि अगर वो रेन ड्रॉपलेट वर्टिकली डाउनवर्ड गिरता है तो उस पर लगने वाली ड्रैग फोर्स, अपवर्ड रिटार्डिंग और अपोजिंग फोर्स इंक्रीज होगी तब तक जब तक उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी। और एक वक्त ऐसा आएगा कि उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी और ड्रैग फोर्स वेट के बराबर हो जाएगी, तब जो वेलोसिटी होगी उसे कहेंगे टर्मिनल वेलोसिटी। तो इस सिनेरियो में स्टूडेंट याद रखिएगा, जो हमारे पास नेट फोर्स है, नेट फोर्स की इक्वेशन आपने याद रखनी है। नेट फोर्स होगी वेट माइनस ड्रैग फोर्स। अब देखें, वेट डाउनवर्ड है तो ड्रैग फोर्स इसके ऑपोजिट है। तो अगर हमने वेट के साथ साइन असाइन किया हुआ पॉजिटिव, तो ड्रैग फोर्स इसके ऑपोजिट है, तो उसके साथ साइन क्या होगा? नेगेटिव। तो नेट फोर्स क्या होगी? वेट माइनस ड्रैग फोर्स। अब भाई इधर फोकस रखना है, ये है बच्चों क्लाउड्स। क्लाउड से ये मैंने एक रेन ड्रॉपलेट सपोज किया। अब यूं ही रेन ड्रॉपलेट निकलेगा तो उसके पास कोई वेलोसिटी नहीं होगी, v0 है, लेकिन उसका वेट क्या होगा? डाउनवर्ड mg। तो ये जो इक्वेशन है नेट फोर्स की, ये क्या बनेगी? अब मैंने कहा कि क्लाउड जूं ही जो है क्लाउड से जूं ही रेन ड्रॉपलेट निकलेगा तो उसके ऊपर कोई वेलोसिटी हमने तो नहीं दी ना, उससे कोई इनिशियल वेलोसिटी। तो इस केस में नेट फोर्स होगी ma इज इक्वल टू आ गया, वेट होगा mg। अब भाई ड्रैग फोर्स, इस केस में ड्रैग फोर्स तो लगी नहीं रही, अभी ड्रॉपलेट जो है वो निकला है, गिरना शुरू हुआ है, अपवर्ड अपोजिंग फोर्स है ही नहीं, ठीक है। तो इस केस में ड्रैग फोर्स कितनी है? 0। तो इस केस में जो हमारे पास नेट फोर्स है वो तो थी m में, वेट था mg, ड्रैग फोर्स तो 0 थी, मैथ से मैथ कट गया, तो एक्सेलरेशन आ गई ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि फ्रीली फॉल कर रहा है अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। अब जो ही ये ड्रॉपलेट, रेन ड्रॉपलेट थोड़ा सा नीचे जाएगा तो इसके ऊपर अपवर्ड अपोजिंग फोर्स लगना शुरू हो जाएगी, ड्रैग फोर्स। लेकिन आप देख रहे हैं कि वेट ज़्यादा है, ड्रैग फोर्स कम है। अच्छा, तो अब क्या होगा? इक्वेशन ऑफ नेट फोर्स, नेट फोर्स m इज इक्वल टू वेट की जगह mg, ड्रैग फोर्स fd, ठीक है जी। अब ये जो fd है, अब आप सपोज करें कि नेट फोर्स थी फॉर एग्जांपल 15 न्यूटन, कितनी थी? 15 न्यूटन। अब वेट था इसका 20 न्यूटन, कितना था? और ड्रैग फोर्स इस पर लग रही थी 5 न्यूटन।
तो 20 न्यूटन माइनस 5 न्यूटन आंसर कितना आ रहा था 15 न्यूटन। या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि ड्रैग फोर्स को अगर मैं इधर ले जाऊँ तो ये बनेगा नेट फोर्स प्लस ड्रैग फोर्स, यानी कि 15 न्यूटन प्लस 5 न्यूटन। तो ये आंसर आ गया अगेन हमारे पास वेट का 20 न्यूटन। अब आप मुझे ये बताएं कि यहाँ पर वेट ज़्यादा है या नेट फोर्स ज़्यादा है। तो आप कहेंगे सर वेट ज़्यादा है। वेट तो तब ज़्यादा है जब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ए से ज़्यादा है, या हम लिख सकते हैं कि ए जो है वो लेस देन है जी से। पहले क्या था, ए इज इक्वल टू जी था, अब क्या हो गया, ए लेस देन जी हो गया। अब जो ही एक खास इंस्टेंट आएगा कि वेट डाउनवर्ड और लगने वाली अपवर्ड ड्रैग फोर्स बराबर हो जाएंगी। ठीक है, अब आप सपोज करें कि ये जो ड्रैग फोर्स है ये भी हमारे पास कितनी है 20 न्यूटन, वेट भी इसका कितना है 20 न्यूटन। तो ड्रैग फोर्स और वेट तो क्या हो गए बराबर। तो जब ये बराबर हो जाएंगे तो इस इक्वेशन में वेट और ड्रैग फोर्स तो कट जाएंगे, तो नेट फोर्स एम में किसके बराबर आ जाएगा, जीरो के बराबर। अब मैथ तो जीरो हो नहीं सकता, इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी जीरो। तो एक्सेलरेशन तभी जीरो हो सकती है या तो ऑब्जेक्ट रेस्ट पर हो या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा हो। तो यहाँ पर वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगी, कांस्टेंट होगी, इसलिए हम डेफिनेशन में लिखते हैं द मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट रेन ड्रॉपलेट और फॉग ड्रॉपलेट फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, इट्स कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है जी, ये तो थी इसके पीछे की फिजिक्स। अब चलते हैं कि टर्मिनल वेलोसिटी का रेडियस के साथ, ड्रॉपलेट के रेडियस के साथ क्या रिलेशन है। ठीक है, जो हमारे बुक में डेरिवेशन है। तो देखिए मैंने इधर लिखा है ड्यूरिंग द जर्नी एट सम इंस्टेंट द ड्रैग फोर्स इक्वल टू इट्स वेट। क्या हुआ जी, जो ड्रैग फोर्स थी बच्चों वो एक खास इंस्टेंट पे किसके बराबर हुई, वेट के। इस केस में तो इस केस में नेट फोर्स क्या होगा जीरो और एक्सेलरेशन कितनी है जीरो। तो देखें वाटर ड्रॉपलेट अटेन मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी, सो एक्सेलरेशन बिकम जीरो। अब ये जो इक्वेशन थी इक्वेशन 1, नेट फोर्स क्या है एम ए इज इक्वल टू वेट कितना था एम जी और माइनस ड्रैग फोर्स कितनी होती है बाय यूजिंग स्टोक्स लॉ 6 पाई ईटा आर वी। तो अब ये एक्सेलरेशन तो हो गई जीरो, तो भाई ये वाला पूरा फैक्टर तो क्या हो गया बच्चों जीरो। ओके, अब ये फैक्टर जीरो हो गया तो एम जी तो इधर ही रहा और ये जो था माइनस 6 पाई ईटा आर वी टी, अब वी के साथ मैंने वी टी लिख दिया, टर्मिनल वेलोसिटी अटेन हो गई, एक्सेलरेशन जो जीरो है। तो ये इधर आकर क्या हो गया पॉजिटिव, तो 6 पाई ईटा आर वी टी। तो यहाँ से मेरे पास वी टी का रिलेशन आ गया, वी टी इज इक्वल टू एम जी ओवर 6 पाई ईटा आर, 6 पाई ईटा आर। ठीक है जी, ओके। अब इस रिलेशन में अगर देखा जाए तो जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हमें पता है, 6 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, ईटा विस्कोसिटी हमें पता है। ठीक है जी, गिवन फ्लूइड की कितनी है, रेडियस ऑफ ड्रॉपलेट हम कैलकुलेट कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर मैस आ रहा है। मैस जो है अब उसको हमने कैलकुलेट करना है इन टर्म ऑफ डेंसिटी और वॉल्यूम। तो हमें चाहिए कि हम मैस को भी किस में कन्वर्ट कर लें, रेडियस में कन्वर्ट कर लें एक ही पैरामीटर में। तो देखें हमें डेंसिटी पता है, डेंसिटी क्या होती है जी मैस पर यूनिट वॉल्यूम, तो हम मैस को लिख सकते हैं रो वी। अब यहाँ पर जो रेन ड्रॉपलेट है वो क्या है बच्चों, स्फेरिकल, यही है ना भाई, जिसके ऊपर ऊपर क्या लग रही है ड्रैग फोर्स और डाउनवर्ड क्या है वेट, और जब ये टर्मिनल वेलोसिटी से गिर रहा है तो ड्रैग फोर्स और वेट बराबर है। तो इस रेन ड्रॉपलेट का जो रेडियस है वो कितना है हमारे पास स्मॉल आर, तो ये स्फेरिकल है। तो स्फेरिकल शेप का वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो इस v की जगह हमने पुट कर दिया 4/3 पाई आर क्यूब, तो मैस आ गया रो 4/3 पाई आर क्यूब। ये जो मैस की इक्वेशन है इस टर्मिनल वेलोसिटी की इक्वेशन यानी कि इक्वेशन 2 में पुट कर दें तो वी टी आ जाएगा, मैस की जगह आ जाएगा रो 4/3 पाई आर क्यूब, ये एज इट इज़ आ गया, जी एज इट इज़ आ गया, डिवाइडेड बाय 6 पाई ईटा आर। ओके जी, अब देखें ये जो 3 था इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया किसके साथ, इस 6 के साथ, ये बन गया 18। देखें कुछ टर्म्स कैंसिल होती हैं भाई, इधर फोकस रखना है, एक आर से कैंसिल, तो ये बन गया आर स्क्वायर। ठीक है, ऊपर रह गया मेरे पास अगर आप देखें 4, ठीक है जी, आर स्क्वायर, और यहाँ से आप देखें एक और चीज़ कैंसिल हो रही है, पाई को भी पाई से पहले कैंसिल कर दें। अब ज़रा दोबारा देख लें, 4 आर स्क्वायर रो और जी रह गए ऊपर की तरफ, नीचे क्या रह गया जी, ये 3 इससे मल्टीप्लाई हुआ तो 3 6 आर 18 ईटा। तो फर्दर कैंसिलेशन होती है, 2 2 आर 4,
एंड 2 9 ज़ार 18, तो ये बन जाएगा 2 रो जी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 ईटा। तो वी टी आ गया 2 रो जी आर स्क्वायर ओवर 9 ईटा। तो अब यहाँ पर एक चीज़ देखें बड़े इंपॉर्टेंट कि अगर हमारे पास ये फैक्टर, इधर देखें, इधर मैंने लिखा है 2 रो जी ओवर 9 ईटा, ये पूरा फैक्टर कांस्टेंट हो, तो तब टर्मिनल वेलोसिटी का डायरेक्ट रिलेशन है किसके साथ? रेडियस के स्क्वायर के साथ। ठीक है, वी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, टर्मिनल वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रेडियस ऑफ स्क्वायर ऑफ ड्रॉपलेट, और रेन ड्रॉपलेट आप कह सकते हैं स्क्वायर ऑफ रेडियस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब एमसीक्यूज आते हैं डिफरेंट तरह के। ठीक है, एमसीक्यूज आ सकता है कि जी आपके पास 2 रेन ड्रॉपलेट हैं, उनमें से एक की टर्मिनल वेलोसिटी गिवन है, ठीक है, दूसरे की भी गिवन है, एक का रेडियस गिवन है, बताएं दूसरे का रेडियस क्या होगा। तो फिर आप ये इक्वेशन यूज़ करेंगे, Vt1 ओवर Vt2 इज इक्वल टू R1 स्क्वायर ओवर R2 स्क्वायर। ठीक है, या पेपर में एमसीक्यूज आ सकता है कि भाई अगर आपके पास जो है रेडियस का ड्रॉपलेट, जो रेडियस ऑफ ड्रॉपलेट है वो इंक्रीज हो जाए 2 टाइम्स, कितना इंक्रीज हो जाए? 2 टाइम, ट्वाइस, तो बताएं टर्मिनल वेलोसिटी कितनी होगी? भाई टर्मिनल वेलोसिटी अभी हमने पढ़ा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ रेडियस के, तो अगर ये 2 टाइम इंक्रीज हुआ है तो न्यू टर्मिनल वेलोसिटी वी प्राइम क्या होगी? वो होगी, इधर आ जाएगा 2r का स्क्वायर, तो वी टी प्राइम हो जाएगा 4r स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं कि ये 4 टाइम्स इंक्रीज होगी। ठीक है, तो इसलिए ये जो हमारे पास टर्मिनल वेलोसिटी है और आर स्क्वायर है, इनका डायरेक्ट रिलेशन है, तो इनके ग्राफ, इनके दरमियान जो ग्राफ आता है वो क्या आता है? स्ट्रेट लाइन। आर स्क्वायर बढ़ता जाएगा, वी टी बढ़ता जाएगा। ठीक हो गया? अच्छा, एक तो ये बात। दूसरा पॉइंट बच्चों के, अगर हम टर्मिनल वेलोसिटी का ग्राफ ड्रा करें विद रिस्पेक्ट टू टाइम, हमने यहाँ क्या देखा कि शुरू वेलोसिटी मिनिमम थी, एक्सेलरेशन मैक्सिमम थी, और एंड में हमने देखा कि एक्सेलरेशन मिनिमम हो गई, वेलोसिटी मैक्सिमम हो गई। तो ये है वीटी ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब इनिशियली जब ये क्लाउड से रेन ड्रॉपलेट निकला तो कोई वेलोसिटी नहीं थी, तो ये ग्राफ कहाँ से शुरू हो रहा है? ओरिजिन 0 से। ठीक है, फिर टाइम बढ़ता रहा, वेलोसिटी बढ़ती रही, उस पर लगने वाली ड्रैग फोर्स भी बढ़ती रही। एक वक्त ऐसा आया कि यहाँ पर ये जो लाइन है कि ड्रैग फोर्स किसके बराबर हो गई? वेट के। जब ड्रैग फोर्स वेट के बराबर हो गई तो नेट फोर्स 0 हुई, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या हो गई? 0। जब एक्सेलरेशन 0 हो गई तो मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी अटेन हुई। मैक्सिमम तो थी वेलोसिटी लेकिन कांस्टेंट थी, तो ये वैल्यू क्या हो गई फिर? कांस्टेंट। सपोज कर लें ये वैल्यू थी फॉर एग्जांपल 200 मीटर पर सेकेंड, तो ये 200 मीटर पर सेकेंड ही रही हर सेकेंड में। ठीक है, यानी कि इसने 200 मीटर डिस्प्लेसमेंट कवर किया ईच सेकेंड में, फिर ये कांस्टेंट हो गई थ्रू आउट। ठीक, ये 2 ग्राफ हो गए। अब आ जाए इस पर, अगर आपके पास टर्मिनल वेलोसिटी और रेडियस का ग्राफ हो तो ये हमारे पास इस तरह की कर्व आती है, कर्व। ठीक है, ये याद रखना है आपने। फिर इन दोनों फार्मूलाज को देखें, एक ये वाला भी और इसको भी मैं कर लेता हूँ। ये इन दोनों फार्मूलाज में अगर आप एक चीज़ ऑब्जर्व करें कि टर्मिनल वेलोसिटी का ग्रेविटी के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, टर्मिनल वेलोसिटी का ग्रेविटी के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, टर्मिनल वेलोसिटी का विस्कोसिटी के साथ इन्वर्स रिलेशन है, टर्मिनल वेलोसिटी का विस्कोसिटी के साथ इन्वर्स रिलेशन है। तो अगर मैं 1 ओवर ईटा, यानी कि मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि टर्मिनल वेलोसिटी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ईटा, अगर मैं ये पूरा फैक्टर लूँ 1 ओवर ईटा और 1 ओवर ईटा और टर्मिनल वेलोसिटी का ग्राफ लूँ, तो वो भी क्या आता है? स्ट्रेट लाइन। अगर 1 ओवर ईटा बढ़ेगा तो टर्मिनल वेलोसिटी भी बढ़ेगी। ठीक हो गया? फिर बच्चों एक बड़ी इंपॉर्टेंट कन्फ्यूजन जो स्टूडेंट्स के माइंड में रहती है कि सर जब हमने ये रिलेशन पढ़ा Vt इज इक्वल टू mg ओवर 6 पाई ईटा आर, तो यहाँ पर टर्मिनल वेलोसिटी और रेडियस का इन्वर्स रिलेशन है। लेकिन जब आपने ये रिलेशन पढ़ाया Vt इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, यहाँ पर डायरेक्ट रिलेशन है, हमें कैसे पता चलेगा कि कब हमने कौन सा यूज़ करना है? तो बच्चे याद रखिएगा, जब आपके पास मैस कांस्टेंट हो, क्या हो? मैस कांस्टेंट हो, तो टर्मिनल वेलोसिटी और रेडियस का इन्वर्स रिलेशन है। और जब आपके पास डेंसिटी कांस्टेंट हो तो टर्मिनल वेलोसिटी का डायरेक्ट रिलेशन है आर स्क्वायर के साथ। अब मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ। आपके पास सपोज करें कि 2 बॉल्स हैं या 2 मार्कर्स हैं। अब इनमें से एक मार्कर जो है वो स्टील का है और एक प्लास्टिक का है। ठीक है, अब
आप मुझे ये बताएं कि अगर इनके मैसेज बराबर हो तो इनमें से बड़े साइज़ का मार्कर कौन सा होगा, स्टील का या प्लास्टिक का? आप कहेंगे सर जो प्लास्टिक वाला मार्कर है वो साइज़ में बड़ा होगा, जो स्टील वाला है वो छोटा होगा। ठीक है, ये तो बात हो रही है इन टर्म ऑफ मार्कर की। लेकिन हमने पढ़ा कि स्टोक्स लॉ में हमारे पास जो है ड्रैग फोर्स विस्कस ड्रैग की इक्वेशन तब लगती है जब ऑब्जेक्ट क्या हो, स्फेरिकल। क्या हो, स्फेरिकल। तो यहाँ पर हम सपोज कर लेते हैं बॉल्स की। अब एक मेरे पास है स्टील की बॉल और एक बॉल किसकी है, प्लास्टिक की। अब अगर दोनों के मैसेज सेम है तो प्लास्टिक की बॉल बड़ी होगी और स्टील की बॉल छोटी होगी। अब अगर मैं उन दोनों बॉल्स को किसी लिक्विड में रिलीज़ करूं और आपसे पूछूं कि किसकी टर्मिनल वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो आप क्या कहेंगे? भाई मैंने ये कहा है कि उनके मैसेज सेम है, साइज़ सेम नहीं है। क्यों? देखिए कॉमन सेंस की बात है कि जो हमारे पास स्टील है वो ज़रा ज़्यादा क्या है, रिजिड है, हार्ड है। ठीक है, प्लास्टिक जो है वो आपको पता है ज़्यादा स्पेस लेगा, वॉल्यूम ज़्यादा लेगा, तो प्लास्टिक की बॉल बड़ी होगी, स्टील की बॉल छोटी होगी अगर इक्वल मैसेज हैं। अब मैंने कहा मैसेज इक्वल है, मैसेज इक्वल है तो मैस कांस्टेंट है। मैस कांस्टेंट है तो टर्मिनल वेलोसिटी का इन्वर्स रिलेशन है रेडियस के साथ। जिसका रेडियस बड़ा होगा उसकी टर्मिनल वेलोसिटी कम होगी, जिसका रेडियस छोटा होगा उसकी टर्मिनल वेलोसिटी ज़्यादा। तो प्लास्टिक बॉल का रेडियस बड़ा, उसकी टर्मिनल वेलोसिटी कम स्टील बॉल से। लेकिन स्टील बॉल की जो है हमारे पास रेडियस छोटा तो उसकी टर्मिनल वेलोसिटी प्लास्टिक बॉल से ज़्यादा होगी। अब नेक्स्ट केस में आप सपोज करें हमारे पास दो आयरन बॉल्स हैं, तोप के गोले हैं दो आयरन के। ठीक है, अब गोले बिल्कुल क्या है, जो है दोनों आयरन के हैं। दोनों आयरन के हैं तो भाई उन पे जो मैस पर यूनिट वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन है, डेंसिटी, वो तो कांस्टेंट है। दोनों किसके बने हुए हैं, आयरन के बने हुए हैं। एक बड़े साइज़ का है, एक छोटे साइज़ का है। अब मुझे बताएं कि टर्मिनल वेलोसिटी किसकी ज़्यादा होगी अगर हम उन्हें वाटर में रिलीज़ करें? सिंपल सी बात है कि टर्मिनल वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेडियस के स्क्वायर के जब डेंसिटी कांस्टेंट है। अब दोनों आयरन के बने हुए हैं ना, मैस पर यूनिट वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन तो सेम है, आयरन के हैं दोनों। एक बड़ा है एक छोटा है, जो बड़ा है उसका रेडियस ज़्यादा होगा, रेडियस ज़्यादा होगा तो टर्मिनल वेलोसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो बड़े वाले की टर्मिनल वेलोसिटी ज़्यादा होगी छोटे वाले से। तो याद रखना है कि टर्मिनल वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस जब मैस कांस्टेंट, और टर्मिनल वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ रेडियस जब डेंसिटी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। तो ये था स्टूडेंट हमारा आज का वीडियो लेक्चर। अगर आपका स्टिल कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स में ज़रूर डिस्कस कीजिएगा। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।